Hello everyone, my name is Khushbu Chaudhary and I am going to be your legal navigator. Now welcome to my channel and today we are going to discuss what the UGC Net Law exam is, how it functions and what you can do to clear this exam. Okay. Now today what we are going to begin with is understanding what UGC Net Law exam is, how it has been going on and what my analysis on it is. Okay. So today let's understand what UGC Net Law exactly is. UGC Net Law is an eligibility test. Okay, ये आपको किस चीज के लिए क्लियर करता है? It clears you for the post of JRF. JRF क्या होती है exactly? JRF is our Junior Research Fellowship. या तो आप ये क्लियर करके JRF क्लियर कर सकते हैं, है ना? Either you can clear your JRF or you can clear your assistant प्रोफेसरशिप जो कि नेट जिसे बोला जाता है, और या तो फिर आप क्लियर कर सकते हैं अपनी पीएचडी ओनली। इसमें क्या होगा, पीएचडी ओनली आप क्लियर करेंगे तो फिर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजीसी नेट लॉ एग्जाम का जो ट्रेंड अभी तक चलता आ रहा है। बेसिकली यूजीसी नेट लॉ की जो एग्जाम है उसका ट्रेंड है कि वो अनप्रिडिक्टेबल होने लगा है। पहले ऐसा था कि ये एग्जाम बहुत स्पेसिफिक हुआ करता था, बट नाउ दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक, इट इज वेरी वाइड। इट इज नॉट लाइक अ एग्जाम जो कि आपने कुछ लेवल्स पे बस कर लिया एंड देन हो गया। नाउ आपको हर तरीके से इसके सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। इसमें 10 चैप्टर्स हैं और वो 10 के 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अब आप सिर्फ ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें उतना काफ़ी नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपना रिविजन भी करना ज़रूरी है। यू नीड टू डू योर MCQs, यू नीड टू डू योर PYQs, यू नीड टू डू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रीजनिंग वेयर आप सारे चैप्टर्स जो पढ़ें आप उन्हें एक दूसरे से लिंक करना जान सकें। ओके, अब ऐसा नहीं रहा कि पहले आपने PYQs पढ़ लिए तो फिर आप सर्टेन लेवल तक 60% या 50% क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे सॉल्व। अब ये जो एग्जाम है इसने अपना लेवल बढ़ा दिया है। स्पेसिफिकली लॉ वालों के लिए इस एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस एंड पैरामीटर्स काफी डिफरेंट हो गए हैं बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। अभी भी जो यूजीसी ने 2026 जून का जो साइकिल हुआ है उसमें आपने कई लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि सोशियोलॉजी के पेपर में प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स आ गए थे। वो तो वैसे लीक में ही रिस्क हो गया था उसका। एंड देन इंग्लिश के पेपर में लाइक 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए थे। कॉमर्स के पेपर में 80 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए थे। ये सब अभी स्पेकुलेशन है क्योंकि अभी तक हमने आंसर कीज नहीं देखी हैं, अभी तक आंसर की नहीं आई है। बट लॉ में आपने ये चीज नहीं सुनी। लॉ में आपने सिर्फ सुना होगा कि ये पेपर बहुत डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? इसका रीजन ये नहीं था कि इस पेपर में ऐसी चीजें थी जो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते थे या फिर लोगों ने ये पेपर दिया और उन्हें समझ ही नहीं आया। ये पेपर डिफिकल्ट था क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो थे एक सेट फॉलोड पाथ में नहीं चल रहे थे। इसके क्वेश्चंस थे वेग, इसके क्वेश्चंस थे कॉम्प्लिकेटेड, इसके क्वेश्चन थे क्रोनोलॉजी बेस्ड एंड इसके क्वेश्चंस थे मेमोरी बेस्ड। नाउ व्हाट वी मीन बाय क्रोनोलॉजी बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड, क्योंकि क्रोनोलॉजी तो आप समझ गए होंगे जून 2025 में हमने पहली बार ऐसे देखा था कि लगातार क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आए गए थे कि ये ईयर, इस ईयर में ये कन्वेंशन आई है, इस ईयर में ये चीज हुई है, ये केस लॉ को इस ईयर से कनेक्ट करिए, इस केस लॉ को इस ईयर से कनेक्ट करिए। बट इस बार सिर्फ उतनी सी चीज नहीं हुई है। इस बार ऐसा है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है एंड उससे रिलेटेड वो जितने टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं उन सब में उन्होंने आपको क्रोनोलॉजी दी है कि आप हमें बताइए कि ये ईयर में कौन से केसेस आए हैं जो रैंडमली कहीं से भी आ सकते हैं। अब वो फिक्स भी नहीं रहा कि वो आपको एक ही टॉपिक से वो चीज देंगे। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द एग्जाम पेपर एनालिसिस जो कि अभी तक मैंने अपने लेवल पे किया है। ओके, सो व्हाट वी सी इज कि डिफिकल्टी लेवल जो है, सबसे पहले हमने जो देखा कि लाइक अचानक से एकदम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, वो हमने कब देखा? जून 2025 में। ओके, जून 2025 में हमें समझ आया कि पेपर्स ने यूजीसी नेट एनटीए जो है उसने अपना लेवल बढ़ा दिया है इस एग्जाम के लिए।
उसके बाद फिर जब हमने दिसंबर 2025 का पेपर दिया, बाय द वे ये सारे पेपर्स मैंने दिए हैं, तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि मैं ये सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुकी हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल एज वेल और एज अ स्टूडेंट लेवल एज वेल। ओके, सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द लेवल्स, तो ये इंक्रीज हुआ है जून 2025 में। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेस्ड जो थे कि दिसंबर 2025 में, वो हमको देखने को मिले थे बेसिकली। ओके, एंड दिसंबर 2025 को रिलेटिवली आई वुड से कि ये पेपर इजियर था। इट वाज इजी टू मॉडरेट, क्योंकि इसमें आपके पास स्कोरिंग के बहुत ऑप्शंस थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। एंड अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पूरा ये पेपर अपना क्लियर करके रखा था, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। अब हमने क्या देखा कि दिसंबर 2025 में जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। एंड देन फिर हम आते हैं अभी जून 2026 के पेपर में। इसमें कई स्टूडेंट्स के रिएक्शन इस तरीके से रहे हैं कि भाई हमारे जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो आई वुड कंसिडर दिस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर जो कि अभी तक स्टूडेंट्स ने देखा है। तो इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो थी थोड़ी हाई। ओके, एंड डिफिकल्टी कुछ के लिए हाई थी, बट ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत महीनों से ये चीज़ों के, ये टॉपिक्स के रिवीजन लगातार लगातार किए हैं। उन्होंने सारे टॉपिक, सारी चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज किए थे एंड बहुत अच्छे से मेमोराइज किए थे, और इसीलिए उनके हिसाब से ये काइंड ऑफ कह सकते हैं मॉडरेट भी रहा है ये पेपर। बट अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये डिफिकल्टी हाई हो सकती है, अनलेस आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज किया हो और आप सारी यूनिट्स को इक्वल लेवल पे टाइम दें और मेमोराइज करने में अपना समय निकालें, तो आप भी ये पेपर मोस्ट प्रोबेबली मॉडरेट समझ के क्लियर कर सकते हैं। इस जून 2026 के पेपर में एक चीज और थी कि इसका पेपर वन जो था रिलेटिवली इजियर था। इस बार डीआई बहुत इजी आई थी, पर डीआई अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो कभी कभी बहुत इजी डीआई भी बहुत टाइम लगा देती है लोगों के लिए। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग क्लियरली। फिर हम आते हैं जून 2026 में क्या हुआ कि वेटेज जो है, वेटेज भी काफी चेंज हो गया। पहले ऐसा था कि वेटेज सबसे ज्यादा हम मान के चलते थे कॉन्स्टिट्यूशन में और ज्यूरिस्प्रूडेंस में। इन दोनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा वेटेज यूजुअली जाता था, और इंटरनेशनल लॉ अगर हम थोड़ा ऐड कर लें तो उसमें जाता था। लेकिन इस बार जो वेटेज है, इस बार वेटेज बहुत डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस बार बहुत माइनर माइनर जिसको जिनको हम चैप्टर्स या टॉपिक्स मानते थे उनमें से भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। काफी लेवल में उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हैं कि यू कैन नॉट जस्ट स्टडी द कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू रिवाइज द टॉपिक्स एज वेल। ओके, यू नीड टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट्स एज वेल। और कॉन्सेप्ट्स के अलावा अलावा हम जो टेक्निकल चीजें भी मानते हैं, हमारे सेक्शंस मान लेते हैं, हमारे ईयर्स मान लेते हैं, हमारे केस लॉस के ईयर मान लेते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें काफी अब इम्पोर्टेंट हो गई थी। अब हम आते हैं कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो थे इस बार हमने देखे कि काफी हाई है। इस बार आप मान के चलिए कि 70 to 80% हमारे जो लीगल क्वेश्चंस थे वो क्रोनोलॉजी बेस्ड या फिर मैच द टॉपिक बेस्ड ही थे। ओके, फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए हैं कि कुछ चीजें जो आपको याद है तो वो याद ही चीजें आप मतलब डाल सकते हैं। कन्वेंशंस आई थी। कन्वेंशंस में अब हमारी कौन सी कन्वेंशन हम यूजुअली एक्सपेक्ट करके चलते हैं? हम वियना कन्वेंशन एक्सपेक्ट करके चलते हैं, हम प्रोटोकॉल्स एक्सपेक्ट करके चलते हैं, हम जिनीवा कन्वेंशन एक्सपेक्ट करके चलते हैं, इवन चाइल्ड कॉन्फ्रेंस, वुमेन, सीडॉ, आईसीसीआर, आईसीईसी, ईएससीआर, आईसीसीपीआर, इन सब की आप यूजुअली एक्सपेक्ट करके चलते हो। लेकिन इस बार कन्वेंशंस काफी इंटेंसिव और अंदर अंदर से पूछी गई हैं, तो वो चीज़ लोगों को काफ़ी सरप्राइज़िंग लगी, क्योंकि हम इतना तो नहीं पढ़ के जाते। यूजुअली आप कन्वेंशन बाहर से देखते हो, उसका टाइटल पढ़ लेते हो, उसके ईयर ज़्यादा से ज़्यादा याद रख लेते हो। इस बार ये चीज़ नहीं थी कि उतना काफ़ी था। आपको अंदर-अंदर से भी कन्वेंशंस की डिटेल काइंड ऑफ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई थी। और कुछ तो उन्होंने रैंडम ही क्वेश्चंस पूछे थे बेसिकली, जो कि आपके कहीं से भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ जो था वो
आपको यूएस के बारे में पूछा गया। बेसिकली ये कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ जो है काफी सिमिलर है अपने टॉपिक्स के उसमें। तो हम कह सकते हैं कि यूएस बेस्ड काफी हमारे लॉज आ गए, साउथ अफ्रीका बेस्ड हमारे लॉज आ गए, ये सब चीजें पूछी गई हमसे। फिर इंटरनेशनल लॉ में कि क्या क्या फ्रेंच कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये एडमिन लॉ का भी एक क्वेश्चन आया था ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव पर, वो तो काफी कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा है तो वो आपने इजीली सॉल्व कर लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए थे। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है, इससे हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अपने आ जाते हैं कॉपीराइट्स, हमारे आ जाते हैं ट्रेडमार्क्स, और हमारी आ जाते हैं पेटेंट्स, और पेटेंट्स के अलावा हमारे आ जाते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इस बार, मतलब कंपेयर टू आईपीआर से जितने पूछे जा सकते हैं वे सारे काफी क्वेश्चंस पूछे गए। एंड लाइक जो हम सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल कन्वेंशंस की भी बात करते हैं, वो भी हमसे काइंड ऑफ हमें समझ आया कि पूछी जा सकती हैं। फिर हम बात करते हैं कमर्शियल लॉ की। कमर्शियल लॉ में हमारे काफी टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि हो जाते हैं आईसीए, हमारा आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आईसीए एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सेम ही है। एक हमारे हो जाते हैं आईसीए, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है, एलएलपी एक्ट आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम अपनी सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी हम चीजें कमर्शियल लॉ के अंडर ही कवर कर लेते हैं। फिर फैमिली लॉ से रिलेटेड हमारे इस बार मुस्लिम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आए। हिंदू लॉ से तो आते ही हैं, एचएमए से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एचएमए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो टाइप के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये हम कह सकते हैं कि ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे आ सकते हैं हमसे। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं कि हाई स्कोरेबिलिटी टॉपिक्स कौन से हैं इस एग्जाम के। तो अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप एक लेवल तक रीड करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो आप उनमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये हमारा हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि आपने लगातार सालों से आप अपने बीए एलएलबी में, एलएलएम में, एंड देन नाउ आप इसको पढ़ ही रहे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी काइंड ऑफ कह सकते हैं रग रग में बसा है। इवन अब तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी सिनेरियो चेंज हुआ है हमारे सोशल वर्ल्ड का, तो हमारे लिए ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और आप टीच करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें तो आप करवाएंगे ही ये चीज। ठीक है, फिर अपना आ जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमारे बेसिकली बेस्ट चीज ये है कि सारे स्कूल्स हैं, और अगर आप सारे स्कूल्स से शुरू करेंगे और स्कूल्स के ही थ्रू आप सारे अपने जो फिलोसोफर्स हैं उनको और उनकी थ्योरीज को कनेक्ट करते करते जाएंगे, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। और ये अभी तक बहुत स्कोरिंग रहा करता था, इस बार ये थोड़ा कम आया है, बट आई थिंक आगे जाके भी जूरिस्प्रूडेंस उतना ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, फिर हमारी बात आती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। टॉर्ट्स हम लाइक ड्यूरिंग द क्लैट प्रिपरेशन, देन उसके बाद हमारी लॉ में हम टॉर्ट्स भी करते ही आ रहे हैं। टॉर्ट्स इज अ वेरी इजियर सब्जेक्ट जो आप जितना जल्दी याद भी कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स लॉ में हमारे पास बहुत बहुत वाइड टॉपिक है ये। इसमें बहुत सारे टाइप के हम एनवायरमेंटल लॉज पढ़ते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, ये सारे हमारे इसमें आ जाते हैं। पर ये भी है कि जो बच्चे एडीपीओ वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें से कुछ कुछ कॉमन सब्जेक्ट है, और एक मोटर व्हीकल एक्ट भी उनके लिए कॉमन है। फिर ह्यूमन राइट्स लॉ में भी हम अपनी आरटीआई, ह्यूमन राइट्स लॉ में भी हम बहुत सारे राइट्स की बात कर लेते हैं, एंड देन उसमें भी हम काइंड ऑफ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सारी कंट्रीज की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एंड देन उसके अलावा हमारे हो जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। टॉर्ट्स के ही साथ साथ में जो हम पढ़ लेते हैं कंपटीशन एक्ट भी हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो ये सब भी काइंड ऑफ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, फैमिली लॉ जो है अब उसमें आ जाता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। एंड मुस्लिम लॉ में हमारे आ जाते हैं मैरिज लॉज, जो कि काइंड ऑफ काफी इजी पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइक टॉपिक्स हैं। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट याद कर लिया तो इनको याद कराना भी बहुत इजी है और आपके लिए याद रखना भी बहुत इजी है। तो बेसिकली ये सब देख के हमें ये समझ आता है कि टोटल जो हमारे 10 सब्जेक्ट हैं, इसमें से हम मान के चलें कि हम 50% अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ लेंगे तो हमें याद भी पूरा हो जाएगा। एंड देन फिफ्थ, बाकी देखिए बाकी का जो 50% है उसमें से आप मान के चलिए कि 30% तो आपको ऐसी चीजें आएंगी एग्जाम में जो आपको लगेगी कि आउट ऑफ सिलेबस है।
लगेगी, पर आप उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उन पे भी धीरे धीरे आंसर दे सकते हैं। और हम इनको तो मान के ही चलते कि चलो 30% हमारे नहीं, अगर सारे ही गलत हुए फिर भी हम 70% में आपको इस तरीके से तैयार कराऊंगी कि आप उसमें गारंटी लेके जाएंगे कि इस 100 मार्क्स में से मेरा 70% मार्क्स एटलीस्ट मैं सही करके आऊंगा। ठीक है। So this is how we are going to study, and this is how we are going to go on about our पूरी preparation. And throughout the preparation मैं तो आपके साथ करूँगी ही। मैंने तो सोच लिया है कि मुझे इस तरीके से अब तैयारी करवानी है कि अब मेरे साथ जो भी पढ़े वो सीधा अपना JRF क्लियर करे। और अगर JRF ना भी हो तो एटलीस्ट आप इतने अच्छे से देके आओगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड बस वही चीज है कि मेमोराइजेशन करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हो रही होगी तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। इतनी सी चीज है। एंड मैं पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी, मैं पूरा आपको लेक्चर्स इस पे प्रोवाइड करूंगी। एंड आपको अगर पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए होगा तो मैं आपको पूरे तरीके से हेल्प करूंगी। मेरे साथ ये इशू हो चुका है इस पॉइंट में कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे भले ही एजुकेटर्स से सपोर्ट तो मिल रहा है इन अ टीचिंग फॉर्म और अ लेक्चर फॉर्म, पर मुझे पर्सनल सपोर्ट नहीं फील हो रहा कि अगर मुझे इसमें डाउट्स हैं तो मैं कैसे क्लियर करूं वाली चीज मुझे अब क्लियर नहीं हो पा रही है। मुझे अगर लग रहा है कि मुझे पैटर्न डिस्कस करना है, मुझे किसी टीचर से पूछना है कि ये जो पैटर्न में डिफरेंसेस आ रहा है और मैं मेंशन करूं और उसमें मुझे लाइक प्रॉपर एक गाइडेंस मिले कि इस पैटर्न को कैसे फाइट करना है, तो मुझे अब नहीं मिल रहा है। तो अब आई एम लाइक अब मैं अपना पैटर्न डिसाइड कर चुकी हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े उन्हें ये चीज़ बिल्कुल ना फ़ील हो कि उनके पास गाइडेंस नहीं है, उनके पास नेविगेशन नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर हमें 3 टू 4 मंथ्स में ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो अब आपको एक तरीके से गाइडेंस एंड नेविगेशन बहुत ज़रूरी है। या तो फिर आप अपना ही सिस्टम को आप इसी चीज़ को थोड़ा और एक्सपैंड करके पढ़ लें तो भी आपके लिए बहुत ईज़ी है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बस वही है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में अगर आपको अपने गुड रिजल्ट्स चाहिए, परफेक्ट रिजल्ट्स चाहिए काइंड ऑफ खुद के लिए, तो आपको लग जाना है। ओके। तो अब हम लगेंगे और हम पूरी तरीके से इस बार यूजीसी नेट लॉ दिसंबर 2026 पे फोकस करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू यू।